हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कृषि विज्ञान क्लास में आप सभी का स्वागत है। अपन छठा चैप्टर पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? छठा चैप्टर पढ़ रहे थे और छठे चैप्टर में जौ वाली क्रॉप्स पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में अपन ने जौ के बारे में जौ क्रॉप्स स्टार्ट कर दी थी। जौ वाली फसल को अपन ने पढ़ाना शुरू कर दिया था और उसमें अपन ने वैज्ञानिक नाम पढ़ लिया था, कुल पढ़ लिया था और उत्पत्ति स्थान, महत्व, मृदा एवं खेत की तैयारी, इन सभी के बारे में अपन पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। आज अपन जो बची हुई जौ की क्रॉप्स है उसकी चर्चा इस वीडियो के अंदर करेंगे। अब पढ़ेंगे उन्नत किस्में। क्या पढ़ेंगे बेटा? उन्नत किस्में पढ़ेंगे। उन्नत किस्में लिखो इसकी RD 31, RD 57, RD 103, RD 2052, RD 2552, RD एक लिखो ज्योति, एक लिखो BL2, इसका पूरा नाम है बिल्लाड़ा 2। जिसका पूरा नाम क्या है बेटा? बिल्लाड़ा 2। एक है RD 208, RD 2715, RD 208, RD 2715 और एक है RD 2661, कुछ ऐसी है RD 2660। कितनी है? RD 2660 आदि। ये हो गई जौ की वेराइटी। RD 31, RD 57, RD 103, RD 2052, RD 2552, ज्योति, BL2। इसको BL2 का पूरा नाम क्या है? बिल्लाड़ा 2, RD 208, RD 2715 और RD 2660 आदि इसकी वेराइटियां। अब पढ़ेंगे इसकी बीज दर एवं बीजोपचार। किसका? जौ का। अब जौ की जो बीज दर है वो सामान्य बुआई के लिए क्या है? 100 किलोग्राम। यदि अपन लवणीय क्षारीय और असिंचित क्षेत्रों के लिए बुआई करेंगे तो कितने बीज की आवश्यकता होती है? 125 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। और क्या नाम से बीजों की अपन बुआई करेंगे उससे पहले थायरम या कैप्टान से 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से क्या कर देते हैं? बीजों को उपचारित कर देते हैं। देखो बीज दर एवं बीजोपचार। बीज दर एवं बीजोपचार। अब बीज दर लिखो जौ की सामान्य बुआई के लिए। जौ की सामान्य बुआई के लिए जौ की सामान्य बुआई के लिए 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा लवणीय क्षारीय एवं असिंचित क्षेत्रों के लिए, यानी लवणीय क्षारीय एवं असिंचित क्षेत्रों के लिए, असिंचित क्षेत्रों के लिए 125 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। बीजों की बुआई करने से पूर्व बीजों की बुआई करने से पूर्व बीजों की बुआई करने से पूर्व थायरम एवं कैप्टान, थायरम या कैप्टान
थायरम या कैप्टान 2.5 से 3 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से, प्रति किलो बीज की दर से उपचारित कर देना चाहिए, उपचारित कर देना चाहिए। प्रति किलो बीज की दर से क्या कर देना चाहिए बेटाओ? उपचारित कर देना चाहिए। सामान्य बुआई के लिए कितना बीज चाहिए? 100 किलोग्राम चाहिए। लवणीय क्षारीय क्षेत्र के लिए कितना चाहिए? 125 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। और क्या नाम से बीजों की बुआई करने से पूर्व किससे उपचारित करेंगे? थायरम या कैप्टान 2.5 से 3 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से क्या कर देते हैं? उपचारित कर देते हैं। अब आएगा बुआई का समय एवं विधि। बुआई का समय एवं विधि, जो बुआई अपन ने गेहूं की थी वही सेम बुआई किसमें कर देंगे? जौ की करेंगे। अरे जौ भी तो सर्दियों में उगाया जाता है। कब उगाया जाता है? सर्दियों में उगाया जाता है। डालो बुआई का समय एवं विधि। बुआई का समय एवं विधि। अब जो जौ की बुआई करेंगे वो नवंबर के प्रथम सप्ताह तक कर देनी चाहिए। कब कर देनी चाहिए? नवंबर के प्रथम सप्ताह तक कर देनी चाहिए। कतार से कतार की दूरी वही 22.5 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर। लिखो, जौ की बुआई, जौ की बुआई नवंबर के प्रथम सप्ताह तक, नवंबर के प्रथम सप्ताह तक कर देनी चाहिए, कर देनी चाहिए। जौ की बुआई नवंबर के प्रथम सप्ताह तक कर देनी चाहिए। कतार से कतार की दूरी, कतार से कतार की दूरी, कतार से कतार की दूरी कितनी? 22.5 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी, तथा पौधे से पौधे की दूरी कितनी सेंटीमीटर रखी जाती है? 10 सेंटीमीटर रखी जाती है। यानी जौ की बुआई नवंबर के प्रथम सप्ताह तक कर देनी चाहिए, जिसमें कतार से कतार की दूरी क्या होनी चाहिए? 22.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और पौधे से पौधे की दूरी क्या होनी चाहिए? 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब पढ़ेंगे बेटाओ खाद एवं उर्वरक। क्या पढ़ेंगे? खाद एवं उर्वरक। अपन जब जौ की बुआई करेंगे उससे पूर्व 8 से 10 टन सड़ी गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से क्या कर देते हैं? मिला देते हैं। और 40 से 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 से 40 किलोग्राम फास्फोरस तथा 30 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से देनी चाहिए। खाद एवं उर्वरक। खाद एवं उर्वरक लिखो। इसमें जौ की बुआई के 3 से 4 सप्ताह पूर्व, 3 से 4 सप्ताह पूर्व कितनी गोबर की खाद? 8 से 10 टन, 8 से 10 टन सड़ी हुई गोबर की खाद, सड़ी हुई गोबर की खाद, सड़ी हुई गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से दे देनी चाहिए,
प्रति हेक्टेयर की दर से दे देनी चाहिए। 40 से 60 किलोग्राम, 60 से 40 किलोग्राम, सॉरी 40 से 60 किलोग्राम चाहिए। 40 से 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 से 40 किलोग्राम फास्फोरस तथा 30 किलोग्राम तथा 30 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए। प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए। जो कि बुआई 3 से 4 सप्ताह पूर्व 8 से 10 टन सड़ी गोबर की खाद डाल देंगे। 40 से 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 से 40 किलोग्राम फास्फोरस तथा 30 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए। अब पढ़ेंगे सिंचाई। क्या पढ़ेंगे बेटा? सिंचाई। वैसे जौ में कितनी सिंचाई की आवश्यकता होती है? 4 से 5 सिंचाई की आवश्यकता होती है। कितनी सिंचाई की आवश्यकता होती है? 4 से 5 सिंचाई की आवश्यकता होती है। डालो जौ। सिंचाई लिखो इसमें। जौ में 4 से 5 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। जौ में 4 से 5 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। कितनी सिंचाई की आवश्यकता होती है? 4 से 5। पहली सिंचाई जो ये में अपन ने पहली सिंचाई कितने दिन बाद की थी? 20 से 25 दिन बाद। और इसमें पहली सिंचाई बुआई के 25 से 30 दिन बाद, बुआई के 25 से 30 दिन बाद कर देनी चाहिए। यानी पहली सिंचाई कब करेंगे? बुआई के 25 से 30 दिन बाद। दूसरी सिंचाई फूल आने की अवस्था में। दूसरी सिंचाई कौन सी अवस्था में करेंगे बेटा? फूल आने की अवस्था में करेंगे। और जो तीसरी सिंचाई है वो कब करेंगे? दूधी अवस्था में कर देंगे। कौन सी अवस्था में कर देंगे? दूधी अवस्था में कर देंगे। पहली सिंचाई 25 से 30 दिन बाद करनी चाहिए। दूसरी सिंचाई कब करनी चाहिए? यानी फूल आते समय। कब आते समय? फूल आते समय। क्या कब करनी चाहिए? फूल आने। दूसरी सिंचाई फूल आने व दूधीय अवस्था में कर देनी चाहिए। और सिंचाई फसल की आवश्यकता के अनुसार, और सिंचाई फसल की आवश्यकता के अनुसार कर देनी चाहिए। ये हो गया सिंचाई। कितनी सिंचाई की आवश्यकता होती है? 4 से 5 सिंचाई की आवश्यकता होती है। पहली सिंचाई करेंगे बुआई के 20 से 25 दिन बाद। और जो दूसरी सिंचाई है वो कब करेंगे? फसल की आवश्यकता के अनुसार हमें कर देनी चाहिए। क्या कर देनी चाहिए? फसल की आवश्यकता के अनुसार कर देनी चाहिए। अब पढ़ेंगे निराई गुड़ाई। क्या पढ़ेंगे बेटा? निराई गुड़ाई। अब फसल में जो निराई गुड़ाई करेंगे तो बुआई के 30 से 35 दिन बाद। कितने दिन बाद? बुआई के 30 से 35 दिन बाद खरपतवारों को निकाल देना चाहिए। और जो रासायनिक खरपतवार नियंत्रण है वो अपन ने गेहूं की फसल में पढ़ा है। गेहूं की फसल में पढ़ा है ना?
गेहूं की फसल में पढ़ा है। अब गेहूं की फसल में अपन ने रासायनिक खरपतवार किसका प्रयोग किया था? 2,4-D का प्रयोग किया था। और 2,4-D कितना प्रयोग किया गया था? कितना प्रयोग किया था 2,4-D का? 2,4-D का अपन ने 500 ग्राम 750 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग किया था। लिखो बेटा निराई गुड़ाई, निराई गुड़ाई। निराई गुड़ाई, निराई गुड़ाई। निराई गुड़ाई। निराई गुड़ाई हेडिंग डाल लो, निराई गुड़ाई। जौ की बुआई के कितने दिन बाद? 25 से 30 दिन बाद निराई गुड़ाई करके, निराई गुड़ाई करके खरपतवारों को निकाल देना चाहिए, खरपतवारों को निकाल देना चाहिए। रासायनिक खरपतवार नियंत्रण, रासायनिक खरपतवार नियंत्रण नियंत्रण के लिए 2,4-D 500 ग्राम 750 लीटर 750 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव कर देना चाहिए। ये हो गया निराई गुड़ाई। यानी जौ की बुआई के कितने दिन बाद? 25 से 30 दिन बाद क्या कर देनी है? निराई गुड़ाई करके खरपतवारों को निकाल देना है। और रासायनिक खरपतवार नियंत्रण के लिए 2,4-D 500 ग्राम 750 लीटर पानी में घोलो और उसका क्या कर दो? प्रति हेक्टेयर की दर से स्प्रे कर दो। अब इसमें जो पादप संरक्षण है, किसमें? जौ में जो पादप संरक्षण है वो गेहूं की तरह है। किसकी तरह है बेटा? गेहूं की तरह। डाल लो पादप संरक्षण, लिख देता हूं। इसमें पादप संरक्षण, इसमें पादप संरक्षण गेहूं की फसल की तरह है। यानी जो पादप संरक्षण अपन ने गेहूं में किया था वही सेम पादप संरक्षण किसमें है? जौ की फसल के अंदर है। किसकी फसल के अंदर है? जौ की फसल के अंदर है। अब इसमें पादप संरक्षण में क्या क्या किया था कि पादप संरक्षण में पहला ये भी कब बोते हैं? सर्दियों में बोते हैं। तो क्या पड़ता है? पाला पड़ता है। पाले से बचाने के लिए क्या करेंगे अपन? 0.1% गंधक का घोल बनाकर स्प्रे कर देंगे। दूसरी बात, दीमक लगती है, गेहूं में भी दीमक लगती है, जौ में भी दीमक लगती है। अब जौ में क्या करेंगे? उसी प्रकार से क्लोरीपाइरीफॉस 2400 ml प्रति लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से सिंचाई के जल के साथ डाल देते हैं। तीसरा कारण पढ़ा था पढ़ने कि उसमें चेपा भी लगता है, थ्रिप्स भी लगता है, मोइला भी लगता है, तनाछेदक। जो गेहूं में लगते हैं वही कीट इसमें लगते हैं। उनकी रोकथाम के लिए क्या किया था पढ़ने? क्या नाम से? मिथाइल डिमेटा 1200 ml प्रति हेक्टेयर की दर से अपन ने प्रयोग किया। उसके बाद गेहूं को जो जौ होते हैं
गेहूं होते हैं उनको चूहे भी काटते हैं, तो जौ को भी चूहे काटते हैं, तो चूहे काट काट के क्या लगा देते हैं, ढेर लगा देते हैं। उस स्थिति में क्या किया जाता है कि एल्युमिनियम फास्फाइड की आधा ग्राम की गोलियां आती हैं, इन गोलियों को कहाँ रख देना चाहिए, क्या नाम से, बिलों के पास में रख देना चाहिए। उसके बाद हमें कुछ रोग भी पड़े थे, जैसे रोली रोग पड़ा था, अनावृत कंठ पड़ा था, करनाल बंट वगैरह पड़े थे। ये सारे रोग किसमें थे, गेहूं के अंदर थे, और सेम रोग जौ के अंदर भी है। इसलिए आपको पाचक संरक्षण किसमें से पढ़ना है, गेहूं के अंदर से पढ़ना है। अब इसके बाद में पढ़ेंगे कटाई व मटाई। क्या पढ़ेंगे बेटा, कटाई व मटाई। क्या पढ़ेंगे, कटाई व मटाई। किसकी कटाई कब की जाती है, लिखो, जौ की फसल की कटाई, यानी जौ की फसल जो होती है वो मार्च अप्रैल में पककर तैयार हो जाती है। कब तैयार हो जाती है, मार्च अप्रैल में पककर तैयार हो जाती है। और जौ की बालियां पीली और भूरी पड़ जाएं जब फसल की कटाई कर लेनी चाहिए। देखो, जौ की फसल मार्च अप्रैल में पककर तैयार हो जाती है। जौ की फसल मार्च अप्रैल में पककर तैयार हो जाती है जब जौ की पत्तियां पीली एवं भूरी पड़ जाए, तब फसल की कटाई कर लेनी चाहिए। तब फसल की कटाई कर लेनी चाहिए। यानी जौ की फसल कब तैयार हो जाती है, मार्च अप्रैल में पक के तैयार हो जाती है। तो क्या करेंगे, जब जौ की पत्तियां पीली पड़ जाएं और क्या नाम से भूरी पड़ जाएं, तब हमें क्या कर लेनी चाहिए, फसल की कटाई कर लेनी चाहिए। लास्ट पढ़ेंगे बेटा उपज। क्या पढ़ेंगे, उपज पढ़ेंगे। लास्ट पढ़ेंगे अपन उपज। जौ की जो उन्नतशील किस्में होती है उनसे 35 से 40 क्विंटल तो दाना, यानी जो जौ की उन्नत किस्में होती हैं उनसे 35 से 40 क्विंटल तो दाना और 50 से 55 क्विंटल भूसा प्रति हेक्टेयर हमें क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। देखो बेटा, उपज जौ की उन्नत किस्मों से 35 से 40 क्विंटल दाना, कितना दाना, 35 से 40 क्विंटल दाना, तथा 50 से 55 क्विंटल, कितना, 50 से 55 क्विंटल, 55 क्विंटल भूसा प्रति हेक्टेयर प्राप्त हो जाता है, प्रति हेक्टेयर प्राप्त हो जाता है। यानी जो कि जो उन्नतशील किस्में हैं उससे कितना दाना प्राप्त होता है, 35 से 40 क्विंटल तो दाना प्राप्त हो जाता है, और भूसा यानी जो चारा होता है वो कितना प्राप्त हो जाता है, 50 से 55 क्विंटल चारा हमें प्राप्त हो जाता है। आगे देखो, असिंचित क्षेत्रों में, असिंचित क्षेत्रों में, असिंचित क्षेत्रों में 15 से 20 क्विंटल, 15 से 20 क्विंटल दाना व 25 से 30 क्विंटल भूसा प्रति हेक्टेयर
प्राप्त हो जाता है। यानी जो असिंचित क्षेत्र होंगे उनसे कितना 15 से 20 क्विंटल तो दाना और 25 से 30 क्विंटल क्या प्राप्त हो जाता है बेटा, वो भूसा हमें प्राप्त हो जाता है। ये हमारी क्रॉप्स, किसकी क्रॉप कंप्लीट हो गई, जौ की क्रॉप। और हमारी जो सिलेबस के अंदर खाद्यान्न क्रॉप थी 6 क्रॉप, वो आज कंप्लीट हो गई। इन क्रॉप्स को आप अच्छे से साफ सुथरी राइटिंग में नोट्स बनाने, और नोट्स बनाने के बाद इनको साथ के साथ याद करना है बेटा। ऐसे नहीं कि उतार लिया और रख दिया, जिल्द बना के रख दिया, नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। यानी साथ के साथ उतारते जाओ और साथ के साथ याद करते जाओ। साथ के साथ याद करने से क्या होगा, बाहर नहीं पड़ेगा इसका, क्या नहीं पड़ेगा, बाहर नहीं पड़ेगा। यदि आप याद नहीं करोगे तो बाद में एग्जाम नजदीक आ जाएगी और सारी क्रॉप कैसे याद होगी। इसलिए थोड़े थोड़े जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे टुकड़ों में आप इनको याद करते जाओ। आज की वीडियो में इतनी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।